पैरामेडिकल हब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लगातार हेमेटोलॉजी वीडियो का सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोगों के भविष्य के लिए जो है हम गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो है चाहे डीएमएलटी हो, बीएमएलटी हो, बीओटीटी हो, सभी के लिए जो है लेक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसके लिए एमसीक्यू भी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसे आप चैनल को खोलिएगा, वहां कम्युनिटी में जाइएगा तो वहां एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये चीज जानकारी हो गई है। आप लोगों को पता है कि पिछले क्लास में हमने क्या बात किया था। तो पिछले क्लास में हमने ये देखा था चेंजेज ड्यूरिंग इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के दौरान क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो हमने 5 चेंजेज मुख्य रूप से बताया था कि 5 चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे नंबर 1 की मैं बात करूं तो हमने कहा था कि जैसे जैसे इरिथ्रोपोइसिस के दौरान आरबीसी मैच्योर होता जाता है उसका सेल साइज घटता जाता है, यानी सेल साइज डिक्रीज होता है। जैसे मैं बताऊं आप लोगों को, जब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट सेल रहता है तो उसका सेल साइज जो है 15 से 20 माइक्रोमीटर होता है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है और लास्टली आरबीसी बनने तक उस सेल का साइज जो है 7.5 माइक्रोमीटर के आसपास बच जाता है। दूसरा चेंज हमने ये देखने को देखा था कि जैसे जैसे मैच्योर हो रहा था उसमें सेल ऑर्गेनेली जो है लाइक न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सभी जो है डिसएपियर हो जा रहे थे। जैसे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, न्यूक्लियाई भी पाया जाता है, लेकिन लास्टली आरबीसी बनते बनते जो है सारी चीज डिसएपियर हो जाता है। फिर हमने तीसरा चेंज आप लोगों को सामने बताया था कि भाई क्या चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसमें शुरू में जो है जब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट रहता है उसमें हेमोग्लोबिन नहीं रहता है, लेकिन जैसे मैच्योर आरबीसी होता है उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी जो है इस दौरान तीसरा चेंज देखने को मिलता है हेमोग्लोबिन सिंथेसिस। अब चौथा चेंज क्या देखने को मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चौथा चेंज ये देखने को मिलता है कि सेल का स्टेनिंग प्रॉपर्टीज जो है चेंज होता है। जैसे जब शुरू में प्रो इरिथ्रोब्लास्ट रहता है तो उसको बेसोफिलिक डाई द्वारा हम स्टेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आरबीसी आते आते जो है बीच में जो है एसिडोफिलिक हो जाता है, एक बीच में जो है एस्नोफिलिक भी होता है, न्यूट्रोफिलिक भी होता है। एसिडोफिलिक और बेसोफिलिक दोनों एक समय आता है, दोनों रहता है, लेकिन लास्ट में जाते जाते जो है सुप्रावाइटल स्टेन द्वारा जो है रेटिकुलोसाइट स्टेन होता है और लास्टली जो है स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। जब आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन आ जाता है तो आरबीसी रेड कलर पहले से ही होता है तो स्टेन नहीं लेता है। ठीक है। पांचवा चेंज क्या देखने को मिला था, हमने देखा था कि भाई पांचवा चेंज शेप में चेंजेस देखने को मिलता है। शुरू में जब आरबीसी जो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट रहता है तो उस समय उसका शेप जो है ग्लोब्यूलर राउंड रहता है, यानी जो अर्थ का शेप है उसी टाइप का रहता है, लेकिन लास्ट जाते जाते उस सेल का शेप जो है डिस्क शेप हो जाता है। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई कौन सा बाई कनकेव डिस्क शेप हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आज हम बात करेंगे जो ये हेमेटोपोइसिस का जो है 8वां लेक्चर है, लेकिन इरिथ्रोपोइसिस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इरिथ्रोपोइसिस का ये तीसरा लेक्चर है। इरिथ्रोपोइसिस इरिथ्रोपोइसिस की सारी बातें हम लोगों ने देख लिया था। इरिथ्रोपोइसिस में हम पढ़ रहे थे कि भाई प्रीकर्सर सेल स्टेज पढ़ रहे थे। इरिथ्रोपोइसिस का कौन सा सेल स्टेज पढ़ रहे थे, तो हम लोग प्रीकर्सर सेल स्टेज पढ़ रहे थे। प्रीकर्सर सेल स्टेज पढ़ रहे थे। अब प्रीकर्सर सेल स्टेज में कौन कौन सेल होते हैं, तो सबसे पहला सेल जो है प्रीकर्सर सेल स्टेज का होता है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान दीजिएगा, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। दूसरा सेल होता है मेरे प्यारे बच्चों अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। तीसरा होता है भाई इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट।
जो चौथा हमारा सेल होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो चौथा सेल होता है उसको हम बोलते हैं लेट इरिथ्रोब्लास्ट। इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। जो पांचवा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट। और जो छठा सेल होता है हमारा, यानी ये प्रिकर्सर सेल का सेल नहीं है, जो है ये पेरिफेरल सेल है, जिसको हम बोलते हैं मैच्योर्ड आरबीसी, मैच्योर्ड आरबीसी। अब हमने क्या देखा था, ये पूरे स्टेज में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इस पूरे ये प्रिकर्सर सेल स्टेज के दौरान क्या क्या चेंज देखने को मिलता है इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली थी और पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कैसा सेल होता है, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट कैसा सेल होता है, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट कैसा सेल होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं कि सबसे पहले सेल के बारे में, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट कैसा सेल होता है और कैसा दिखाई देता है, इसमें क्या क्या चेंजेस रहते हैं और एक किससे ओरिजिन होता है, सारी बात को हम देखेंगे। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे पहला सेल जो है आज हम बात करेंगे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के बारे में, और आप लोगों को जो है बहुत अच्छे से जो है मैं समझाने की कोशिश करूंगा और समझाऊंगा भी। सबसे पहला सेल जो है हम बात करेंगे, टॉपिक है हमारा, इसी के ऊपर हम टॉपिक देते हैं, सब टॉपिक जो है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। क्या देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। ये हमारा सेल है, पहला सेल, ठीक है। इसी को अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे मैं इसी का नाम और लिखूं तो मेगैलोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, मेगैलोब्लास्ट। इसी को जो है नॉर्मोब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसी को जो है रूबरी ब्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है, रूबरी ब्लास्ट। ये चार नाम है एक ही सेल के, जैसे एक आदमी के दो नाम होते हैं, तीन भी नाम हो सकते हैं, चार नाम हो सकते हैं, इसके नाम है किसके, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के नाम मेगैलोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट, रूबरी ब्लास्ट। अब इसके बारे में सबसे पहला चीज हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों नंबर 1 में कि भाई इसकी ओरिजिन कहां से होती है। अगर मैं सबसे पहले बोलूं तो ये क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ प्रीकर्सर्स सेल स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का सबसे पहला सेल है, ठीक है। यानी प्रिकर्सर सेल स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस का फर्स्ट सेल कौन है, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं इसी में मैं बोलूं कि ये सेल किससे ओरिजिन होता है, इस सेल की उत्पत्ति किससे हुई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब ओरिजिन देखते हैं, यानी ओरिजिन पैदा किस सेल से हुआ है उसके बारे में देखते हैं, तो ये सेल पैदा हुआ है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोब्लास्ट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट, ये इस सेल से बना हुआ है। ओरिजिन आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे चल के ये कौन सा सेल देता है, अगर मैं बोलूं गिव राइज टू, आगे चल के कौन सा सेल बनाता है, ये आप लोगों को समझना है। तो ओरिजिन आपने समझ लिया, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट से देता है। आगे चल के ये किस सेल में कन्वर्ट होता है या बदलता है, तो आपको मैं बता दूं अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में बदलता है। किसमें, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें कोई डाउट, किसी भी बच्चा को कोई प्रॉब्लम तो कमेंट करके जरूर बता, ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने अगर बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इस सेल का शेप कैसा होता है, कि भाई शेप, जब इस शेप की बात आती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, तो भाई शेप होता है इसका ग्लोब्यूलर राउंड। क्या होता है, ग्लोब्यूलर राउंड। कैसा शेप, भाई ग्लोब्यूलर राउंड का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ जो हमारा पृथ्वी है उसका शेप ग्लोब की तरह है, यानी उसका जो मॉडल तैयार किया गया है उसको ग्लोब बोला गया है, और उसी शेप को ग्लोब्यूलर शेप बोलते हैं। ग्लोब्यूलर शेप का एक सेंस ये भी होता है कि जो है गोलाकार तो दिखता है लेकिन कहीं उभरा हुआ है, कहीं धंसा हुआ है। यानी आपको भी पता है कि हमारे पृथ्वी पर कहीं पहाड़ है तो कहीं समंदर है, कहीं नदी है, कहीं जो है झील है। उसी तरीके से आरबीसी का जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है वैसे ही होता है, गोलाकार तो होता है, एक बॉल की तरह होता है, तो कहीं धंसा हुआ है, कहीं थोड़ा सा उभरा हुआ है। ये बातें क्लियर हो गई, तो ग्लोब्यूलर राउंड होगा। अब शेप हमने देख लिया, अब साइज की बात करते हैं कि साइज क्या है, साइज ऑफ प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। तो अब हम बात करते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट का साइज क्या है, तो आपको पता चलेगा साइज 15 से लेकर 20 माइक्रोमीटर
इन डायमीटर। कोई भी गोलाकार चीज हो उसका साइज डायमीटर में मापते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो साइज का मामला है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, एक बुक में एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो ये कोई एवरेज साइज रहता है 15 से 20 माइक्रोमीटर, ये आप लोगों को समझना होगा। अब साइज के बारे में आप लोग समझ गए। अब यानी मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं, जो सेल है, मान लो ये प्रोइरिथ्रोब्लास्ट सेल है, तो हमने शेप देख लिया कि शेप क्या है। उसके बाद साइज जो है, साइज इसका डायमीटर, ये डायमीटर होता है, और इसी का साइज जो है, ये डायमीटर जब मापा जाता है तो 15 से 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। अब सेल के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि सेल के अंदर एक होता है सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बाद साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के बाद जो है मेन जो है न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो आगे चल के हम यही देखते हैं। एक बार आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे जो है साइटोप्लाज्म हम देखेंगे सबसे पहले कि साइटोप्लाज्म क्या है, और साइटोप्लाज्म में कैसे कैसे जो है कौन कौन चीजें इसके साइटोप्लाज्म में पाई जाती है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी साइटोप्लाज्म का मतलब है एक एरिया है। जैसे मान लो मैं यहां बात कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि एक सेल है, समझना, एक हमने राउंड सेल बनाया, गोलाकार सेल है, ग्लोब्यूलर शेप का है। अब इसका साइटोप्लाज्म जो है, मान लो ये हो गया, ध्यान से समझना, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो एरिया हो गया बीच में, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म। एक बात समझने वाली है, साइटोप्लाज्म तो आपने समझ लिया, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर अलग अलग सेल ऑर्गेनेली रहता है। सबसे बड़ा जो है ये प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में क्या रहता है, ये ध्यान से समझने वाली चीज ये है कि ये होता क्या है कि इतना साइज तक किनारे से जो है इतना बड़ा इसमें न्यूक्लियस होता है। ये पूरा क्या है? न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है? बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, बिग न्यूक्लियस है। लेकिन साइटोप्लाज्मिक एरिया कैसा है? ये साइटोप्लाज्म वाला जो पार्ट है, ये पार्ट दिया गया है, ये पूरा साइटोप्लाज्म काफी कम है, इसलिए इसको बोला एस्केंटी है। एस्केंटी का मतलब काफी कम एरिया है साइटोप्लाज्म का। इसमें किसी को कोई डाउट? जैसे मैं आप लोगों को बोलूं साइटोप्लाज्म का एक और चीज जानना होता है कि साइटोप्लाज्म में क्या है। साइटोप्लाज्म का, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, साइटो मतलब सेल। ये जो फ्लूइड है इसमें जो भरा हुआ है, ये किस स्टेन द्वारा, किस कलर द्वारा ये कलर होते हैं, डाइज होता है, ये चीज समझने वाली है। देखो, अगर मैं बोलूं साइटोप्लाज्म तो सबसे पहले मैं बोलूं ये बैसोफिलिक डाई लेता है। ये क्या है, किस नेचर का है? तो बैसोफिलिक नेचर का है। तो सबसे पहले हमने लिख दिया बैसोफिलिक। उसके बाद क्या है, इस साइटोप्लाज्म में क्या है? एस्केंटी है। क्या है? एस्केंटी का मतलब ये है कि जो साइटोप्लाज्मिक एरिया है काफी कम है, कम मात्रा में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये दो बातें आप लोगों को क्लियर हुई। अगर मैं बोलूं एस्केंटी में, वेरी एस्केंटी में डाल देता हूं, वेरी एस्केंटी, बहुत एस्केंटी है, ये दो वर्ड आपको समझ में आ गया। बैसोफिलिक है, वेरी एस्केंटी है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊं कि साइटोप्लाज्म में सबसे पहला चीज हम देखेंगे इसमें कि हेमोग्लोबिन के बारे में। नंबर 1 हम देखेंगे कि हेमोग्लोबिन का क्या मामला है। हेमोग्लोबिन, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हेमोग्लोबिन होता है, आरबीसी के अंदर। तो हेमोग्लोबिन क्या होगा, यहां स्टार्ट सिंथेसिस होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार्ट सिंथेसिस, यानी यहीं से बनना शुरू होगा। क्या होगा? इसी स्टेज से, यानी अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि हेमोग्लोबिन सिंथेसिस कहां स्टार्ट होता है, तो बोला जाएगा प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में। इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां दिखाई नहीं देगा, क्या नहीं देगा? दिखाई नहीं देगा कि भाई हेमोग्लोबिन है इसमें। अब किस एरिया में बनेगा? तो साइटोप्लाज्मिक एरिया में बनेगा। ये चीज क्लियर हो गया, साइटोप्लाज्म ही देख रहे हैं। उसके बाद मैं आप लोग बताऊं न्यूक्लियस के बारे में बात कर लेता हूं। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस आपको यहां दिख रहा है, बहुत बड़ा न्यूक्लियस है, छोटा न्यूक्लियस नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे भाई, वेरी बिग न्यूक्लियस में, यहां अगर बोलो न्यूक्लियस क्या है, बिग न्यूक्लियस है, बिग न्यूक्लियस, ठीक है। बिग न्यूक्लियस के साथ साथ क्या है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि ये किस नेचर का है न्यूक्लियस, तो यहां आप लोगों को पता चलेगा कि भाई बैसोफिलिक नेचर का है, स्ट्रांगली बैसोफिलिक।
अगर ये जो है कलर लेगा, जब इसको स्टेन किया जाएगा, कलर किया जाएगा, जैसे लैब वाले जो है समझते हैं, जब सेल को स्टेन किया जाता है अच्छे से देखने के लिए, अच्छा दिखाई दे, उसमें होता क्या है कि ये स्ट्रांगली बेसोफिलिक का मतलब है कि स्टेन, बेसोफिलिक स्टेन लेगा। न्यूक्लियस आपने देखा कि साइज बहुत बड़ा है, छोटा साइज नहीं है। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि न्यूक्लियस तो आपने देख लिया, अब न्यूक्लियस के अंदर एक और ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियाई, ठीक है। ये न्यूक्लियोलाई के बारे में क्या ख्याल है, कैसा रहता है न्यूक्लियोलाई? तो आपको मैं यहां बताऊं, ये है न्यूक्लियोलाई। तो ये कितने दिखाई देते हैं? शुरू में जो है 2 से 5 न्यूक्लियोलाई जो है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में देखने को मिलता है। कितने? 2 to 5। यहां मैं 5 बनाया हूं, ये न्यूक्लियोलाई है, इसमें कोई दिक्कत। यहां जब पहला जो रहता है, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर ही बात करूं तो यहां बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहां मैं बोलूं सेल ऑर्गेनेली, सेल ऑर्गेनेलीज में मैं बोलूं क्या है, न्यूक्लियस तो आपने देखा इसमें अवेलेबल है, ये भी सेल ऑर्गेनेली है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई देता है, ये भी सेल ऑर्गेनेली है। गोल्गी बॉडी भी दिखाई देता है, ये भी सेल ऑर्गेनेली है, ईटीसी। लेकिन धीरे धीरे ये सेल ऑर्गेनेली क्या होगा, लास्ट में जाते जाते खत्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को समझ में जरूर आई होगी। एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को यह समझना होगा कि भाई न्यूक्लियोलाई तो देख लिया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना यह है कि इसके अंदर क्रोमैटिन भी रहता है। ये क्रोमैटिन क्या है भाई? ये क्रोमैटिन जो है किसी भी सेल्स के अंदर जो है क्रोमैटिन अवेलेबल रहता है, यानी डीएनए मटेरियल है। डीएनए मटेरियल को ही क्रोमैटिन बोलते हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। आप लोगों ने सेल जब पढ़ा होगा, कोशिका, उसमें देखा होगा। ठीक है, तो क्रोमैटिन अगर मैं बात करूं, यहां क्रोमैटिन आप लोगों को यहां बना के दिखाऊं, ये क्रोमैटिन है। ऐसे धागे की तरह इसमें क्या होता है, फैला रहता है पूरे न्यूक्लियस के अंदर। इसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कैसा रहता है क्रोमैटिन यहां, तो क्लोजली मेश्ड रहता है। क्लोजली मेश्ड, इसका क्या मतलब है भाई? ये जाल की तरह रहता है, यानी क्लोजली पास में रहता है, लेकिन जाल की तरह स्ट्रक्चर है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो इस सबसे पहले ये बात हमने देखा, इस सबसे पहला जो सेल है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, सबसे पहले जाना कि इसके कौन कौन से नाम है। तो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट का दूसरा नाम मिगैलोब्लास्ट, रूब्रीब्लास्ट, उसके साथ साथ नॉर्मोब्लास्ट, ये 4 नाम इसके होते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले देखा इस सेल की ओरिजिन कहां से हो रही है, तो हमने देखा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट से हो रही है। ये आगे चल के कौन सा सेल बना रहा है, गिव राइज टू, हमने लिखा। तो हमने देखा कि आगे चल के ये अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट बना रहा है। फिर हमने देखा कि भाई इसका शेप क्या है, तो ग्लोब्यूलर राउंड देखा। फिर हमने देखा साइज क्या है, तो 15 से 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर देखा। फिर हमने देखा भाई कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के बारे में हमने देखा कि साइटोप्लाज्म क्या है, वेरी स्कैंटी है, देखो बहुत कम मात्रा में है साइटोप्लाज्म। उसके बाद हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म है बेसोफिलिक स्टेन लेता है। अब तक जो है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के अंदर बेसोफिलिक स्टेन लेता है। उसके बाद हमने आगे बढ़ा और हेमोग्लोबिन देखा। सबसे इंपॉर्टेंट घटना यहां यही था कि यहां स्टार्ट हेमोग्लोबिन होता है, स्टार्ट सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ हेमोग्लोबिन। ये महत्वपूर्ण घटना है इसके अंदर। ये जो है आपका जो स्टेज है, इसके अंदर सबसे मस्ट इंपोर्टेंट घटना जो है यही है कि इस सेल स्टेज में क्या होता है कि हेमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमने आगे बढ़ा और इसी के अंदर देखा न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने देखा कि बिग न्यूक्लियस है, वो भी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये भी स्टेन होगा तो बेसोफिलिक स्टेन ही लेगा, ये भी हमने देखा। उसके बाद न्यूक्लियोलाई को देखा कि इसमें कितने न्यूक्लियोलाई है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोलाई है, जो 2 से 5 न्यूक्लियोलाई इसमें पाए जाते हैं। ये आपको हमने बता ही दिया था। ठीक है,
नेक्स्ट इसी लेक्चर में इसी चैप्टर आगे चल के इसी को हमने देखा कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली जो है, इसमें साइटोप्लाज्म जैसे ये क्या हो गया, माइक्रो हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्या हो गया, गोल्गी बॉडी हमने बना दिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहां अगर मैं लिखूं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें अवेलेबल है, यानी शुरू में होता क्या है कि जब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट होता है इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते सारी चीज खत्म हो जाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने समझ गया। अब इसमें हमने एक और चीज देखा, क्रोमैटिन के बारे में देखा। क्रोमैटिन कैसा, ये आपको रेड वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक जाल की तरह स्ट्रक्चर है, एक थ्रेड लाइक, एक धागे की तरह स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, इसमें डीएनए मटेरियल है, यानी जेनेटिक सिस्टम है, जेनेटिक सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसी को आगे चल के क्या किसमें कन्वर्ट होना है, ये भी लास्टली आगे चलते चलते खत्म हो जाएगा, और लास्ट में जब आरबीसी बनता है तो आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन और सेल मेम्ब्रेन के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ये प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे सेल्स की बात करते हैं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और दूसरा सेल्स है यर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। दूसरा आपका है कि आपको यहां टॉपिक डालना है अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट। ध्यान में समझिएगा, अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, या इसी को नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है भाई बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट। क्या है, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट या इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, ये बातें आप लोगों को समझ में आई। तो इसके दूसरे नाम, यानी अगर मैं सबसे पहले इसमें लिखूं, नंबर 1 स्टार मार्क देके लिखूं कि भाई क्या है, सेकेंड सेल ऑफ प्रीकर्सर्स स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस का अगर मैं बोलूं कि इरिथ्रोपोइसिस में प्रीकर्सर सेल स्टेज का या प्रीकर्सर स्टेज का ये क्या है, दूसरा सेल है, सेकेंड सेल है। नंबर 1 सेल हमने प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को देखा, ये दूसरा सेल है, सेकेंड सेल है। अब इस सेल की ओरिजिन किससे हुई है, तो ओरिजिन आपको प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से हुई है, इसमें कोई किसी को शक की बात नहीं होनी चाहिए। और ये आगे चल के कौन सा सेल देगा, गिव राइज टू, आगे चल के जो है ये बनाएगा इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। ठीक, आगे चल के क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट। आपको पता है कि भाई यहां अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि भाई सबसे पहले शेप, भाई शेप इसका क्या होता है, तो शेप सेम होता है, शेप जो है लास्ट तक सेम होगा, जैसे यहां भी ग्लोब्यूलर राउंड होगा, राउंड। अब साइज की बात करते हैं, इस साइज कैसा होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, अब कम देखने को मिलेगा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से। अगर मैं बोलूं साइज क्या है, तो साइज आपका जो है 13 से लेकर 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 13 से 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो यहां क्या है, स्मॉलर देन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है। सिर्फ साइज की बात हो गई। अब बात करेंगे जो है साइटोप्लाज्म के बारे में, कि साइटोप्लाज्म में क्या देखने को मिलता है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। हमने इसमें देखा कि भाई ईयरली इरिथ्रोब्लास्ट या बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट या इरिथ्रोब्लास्ट क्या है, सेकेंड सेल ऑफ प्रीकर्सर स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस का दूसरा सेल है। ओरिजिन किससे होता है, तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से। आगे चल के कौन सेल बनाता है, तो इंटरमीडिएट इरिथ्रोब्लास्ट बनाता है। शेप क्या है, ग्लोब्यूलर राउंड है। साइज क्या है, 13 से 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर मैं बोलूं स्मॉलर देन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। तो आगे जो है साइटोप्लाज्म के बारे में हम बात करेंगे। ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। देखो अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म और सेल के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ये क्या है, ये एक जो है अगर मैं बोलूं एक सेल है। क्या है, एक सेल है, कौन सा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। अब सेल है, लेकिन सेल में अगर मैं बोलूं कि अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा न्यूक्लियस उससे छोटा हो जाएगा और साइटोप्लाज्मिक एरिया बड़ा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में कि भाई साइटोप्लाज्म कैसा होगा।
ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इसका जो है आपको मैं बोलूं एस्केंटी होता है, उसको हमने क्या लिखा था, वेरी एस्केंटी, तो इसको हमने लिख दिया एस्केंटी। बट बैसोफिलिक होता है, अभी तक ये बैसोफिलिक है। ठीक है, मैं बोलूं ये क्या है, ये एरिया जो है साइटोप्लाज्म का है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो है आपको न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें तीन चीज आपको क्लियर हो गई। साइटोप्लाज्म में आपने देखा एस्केंटी यानी कम है, एस्केंटी मतलब कम होता है, एरिया कम है। आप बैसोफिलिक है, लेकिन इसके पिछले वाले में वेरी एस्केंटी, बहुत कम एरिया था। अब साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारी चीज होती है। तो सबसे पहले हम हेमोग्लोबिन की बात करेंगे। हेमोग्लोबिन कि हेमोग्लोबिन क्या है, तो हेमोग्लोबिन यहां तक क्या होता है कि एब्सेंट रहता है, अभी तक एपियर नहीं हुआ है, एब्सेंट है। लेकिन सिंथेसिस यानी बनना स्टार्ट हो गया है। कहां, तो बनना स्टार्ट हुआ है प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में, लेकिन अभी तक यहां दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हेमोग्लोबिन आपने देख लिया। अब न्यूक्लियस की बात करते हैं। न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता है, तो न्यूक्लियस आपको समझ में आएगा। यहां तो न्यूक्लियस प्रेजेंट भी है, न्यूक्लियस तो अभी तक प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के साथ जो है यहीं से अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि बिग न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है, बिग न्यूक्लियस है, बट स्मॉलर देन प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। जो प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में दिख रहा था उससे छोटा है। अब महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट इसमें बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसमें न्यूक्लियोलाई जो है, यही न्यूक्लियोलाई डिसएपियर हो जा रहा है। न्यूक्लियोलाई यही डिसएपियर्ड हो गया, डिसएपियर्ड, डिसएपियर्ड यहीं पे हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। यहां से अब न्यूक्लियोलाई दिखाई नहीं देगा। इसमें जो न्यूक्लियोलाई ऐसे दिख रहा था, जैसे न्यूक्लियोलाई, ये अब नहीं है, इसमें कोई न्यूक्लियोलाई नहीं है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली जो है, तो यहां से क्या होगा, डिसएपियरिंग स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट, यहां से स्टार्ट हो जाएगा डिसएपियर होना, खत्म होना, धीरे धीरे जो है यहीं से स्टार्ट हुआ है। यानी यहां सबसे पहले क्या खत्म हो गया, तो न्यूक्लियोलाई खत्म भी हो गया, स्टार्ट हो चुका है खत्म होना, और यहां खत्म भी हो गया डिसएपियर होना। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। आगे हम बढ़ते हैं और इसी में देखते हैं कि न्यूक्लियोलाई एब्सेंट हो चुका है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात इसी में आती है क्रोमैटिन के बारे में। तो क्रोमैटिन का क्या होगा, अब क्रोमैटिन जो है ये थोड़ा सा और ज्यादा डेंस हो जाएगा। ये है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। यहीं पे हम थोड़ा सा साइड में बात कर लेते हैं क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन क्या होगा, यहां से कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब है कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन यहां से स्टार्ट होगा, अब कंडेंस होकर धीरे धीरे जो है खत्म हो जाएगा। यहां से छोटा होना यानी कंडेंसेशन का मतलब है गाढ़ा होना, क्लोज्ड होना, यहां से स्टार्ट होगा और आगे चल के ये खत्म हो जाएगा। यहां एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेन कैसा होगा, ये जो है स्टेन, स्टेनिंग प्रॉपर्टी कैसी होगी, तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी, स्टेन जो है बैसोफिलिक होगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं वो हमेशा जो है हमारा लेक्चर जो है साथ में चलते हैं और गवर्नमेंट की तैयारी जो है आपकी पूरी हो जाएगी। और जो बच्चे जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह उनकी जानकारी जो है और उनका जो है सिलेक्शन जरूर होगा। आज के लिए इतना ही और आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको आज जो है हम दो चीज के बारे में, दो सेल्स के बारे में पढ़ाया, एक प्रोइरिथ्रोब्लास्ट और दूसरा अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट के बारे में पढ़ा। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।